Bismillahirrahmanirrahim. I'm glad to start this, although it's a fourth meeting of the Essay Discussion Forum, but the third recording of the meeting. Uh, Today's topic is it's changing world order and Pakistan's foreign policy. Like the last time, students have prepared their outlines with a lot of research. ये टॉपिक इनको एक वीक पहले दिया गया था और इस दौरान पूरे वीक के दौरान ये रिसर्च करते हैं और आज ये अपनी आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आउटलाइन से ज्यादा हमारा एम्फेसिस जो है वो एविडेंस के ऊपर होता है कि आपकी जो सब हेडिंग्स हैं उसके ऊपर आप क्या शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, एविडेंस उसके ऊपर जो है वो क्या है एस्से के लिए। ऐसे डिस्कशन फोरम जैसे कि आप जानते हैं काफी अरसे से टेलीग्राम के ऊपर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये वीकली मीटिंग्स का सिलसिला भी स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर एक टॉपिक लेके स्टूडेंट्स अपनी आउटलाइन भी शेयर करते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से जो ऑडियंस है उनको भी सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है जो पिछली मीटिंग्स में स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि हमारी फैक्ट बुक के लिए काफी सारा मटेरियल जो है वो मिलता जा रहा है। सो आवर फर्स्ट प्रेजेंटर टुडे इज अली रजा और लास्ट टाइम भी इन्होंने एक बड़ी अच्छी आउटलाइन पेश की थी और साथ अपनी एविडेंस बड़ी अच्छी पेश की थी। सो आई विल गिव द माइक ओवर टू Ali Raza. He will have 10 minutes to present starting at 9:34. Ali Raza, over to you, please. ये इनकी आउटलाइन जो है मैं शेयर कर रहा हूं। Ali Raza, over to you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I have divided this topic into 6 sections. In the first section, introduction, then overview paragraph, and in the third section, changing world order, unipolar to multilateralism. मेरा 3 फॉरेन सेक्रेटरी थे सुहेल अहमद। उन्होंने पाकिस्तान का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आसियान कंट्रीज जो हैं वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और बाय 2050 वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। देन 3B का रेफरेंस है कि जो इटली जो है वो G7 का मेंबर है, तो वो पार्ट बनना चाह रहा है BRI का, वो पार्ट है BRI का। देन स्पेन और पुर्तगाल वगैरह वो भी अपने निगोशिएट करें कि हम भी BRI का पार्ट बन जाएं। देन 3C में जो अमेरिकन हेजेमनी है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन में है वर्ल्ड के अफेयर्स में, जिसकी एग्जांपल इस तरह है कि इंडिया US का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडियन ओशन में, लेकिन उन्होंने अपनी राइवलरी के बावजूद रशिया के साथ जो अपने रिलेशन है उनको नॉर्मल रखा हुआ है, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। देन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हंगरी और स्लोवेकिया, वो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि हम रशिया के अगेंस्ट ऑयल सेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे। देन जो कंट्रीज हैं जो यूरोपियन ग्रुप्स में भी हैं वो दूसरे कंट्रीज के साथ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल ये है कि रिसेंटली टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पैक्ट साइन किया था रशिया के साथ। देन जो अरब वर्ल्ड है वो इंक्लाइन हो रही है इजराइल भी, ह्यूज प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड का, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को पहले देख रहे हैं। फिर एक इसकी और एग्जांपल ये है कि इंडिया अब्सटेन रहा है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में पार्ट लेने से, वो न्यूट्रल रहा है अमेरिकन प्रेशर के बावजूद। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने स्टेट के इंटरेस्ट को पहले देखा है। सर नेक्स्ट पेज कीजिएगा। मैं शेयर कर चुका हूं। देन ओके सर। देन 3E के जो एशियन कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वेस्ट के सब्स्टिट्यूट में कोई ऐसा सिस्टम बना लें, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इन्होंने बनाई, जो कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज को देखता है। तो ये कहा जाता है कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो 50% ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैं।
देन 3F में जो एशियन कंट्रीज हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न की जो लिबरल नॉर्म्स हैं उनको। इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था शी और प्यूटन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वेस्ट का लिबरल ऑर्डर है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, और कोविड के दिनों में उसने बहुत बुरे तरह परफॉर्म किया है। उसकी बजाय जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देन 3G में जो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट हैं वो टोटली मूव हो गए हैं जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। जैसे कि अब कन्वेंशनल वारफेयर तो नहीं चल रहा, लेकिन ट्रेड वार चल रही है यूएस और चाइना के दरमियान। फिर उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और यूएस वगैरह ने मिलके एक जी सेवन कंट्रीज ने मिलके एक बीआरआई को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से बीआरआई के ऑपोजिट उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। तो उन्होंने कहा है कि इसकी वर्थ जो होगी वो $14 ट्रिलियन होएगी। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि कंट्रीज आपस में कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद ट्रेड कर रहे हैं आपस में। देन माय फोर्थ पॉइंट इज के पाकिस्तान कैसे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा है और अब इस पोटेंशियल से अर्न कर रहा है। तो पाकिस्तान ने भी हमें देखने को मिला है कि रिसेंट 5 to 6 years में इन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है। जैसे कि एब्सोल्युटली नॉट का स्टांस आया था, फिर अमेरिकन प्रेशर होने के बावजूद इन्होंने सी पैक से क्विट नहीं किया। देन फिर सऊदी अरेबिया ने इनको बहुत प्रेशराइज किया था कि ये यमन में उनकी तरफ से लड़ें, लेकिन इन्होंने उससे भी मना कर दिया था कि हमारी स्टेट के इंटरेस्ट फर्स्ट हैं। देन पाकिस्तान जो रीजनल कनेक्टिविटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन्होंने एक ट्रेन स्टार्ट की थी इस्तांबुल टू इस्लामाबाद। फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए रोड नेटवर्क तो ऑलरेडी मौजूद है जो वर्क कर रहा है। इन्होंने एक रेलवे प्रोजेक्ट का भी इनागुरेशन की है। फिर पाकिस्तान बीआरआई का कोर पार्ट है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। एक इंटरव्यू में इमरान खान जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हम पीस के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्टनर तो बन सकते हैं, लेकिन हम कन्फ्लिक्ट के पार्टनर नहीं बनेंगे। सर नेक्स्ट पेज कीजिएगा। जी। देन पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी पे फॉलो कर रहा है कि मेरी स्टेट के इंटरेस्ट फर्स्ट हैं, जिसमें पाकिस्तान ने ये इंटेंशन शो किए हैं कि हम सी पैक का पार्ट तो हैं, लेकिन हम B3W का पार्ट बनने के लिए भी तैयार हैं। फिर पाकिस्तान ने सऊदी और ईरान के दरमियान सऊदी और कतर के दरमियान जो अपने रिलेशंस हैं उनको बहुत बैलेंस रखा हुआ है। पाकिस्तान दोनों के साथ डीलिंग्स कर रहा है, दोनों के साथ ट्रेड कर रहा है। देन रिसेंटली मेरा 4E पॉइंट में हमने देखा है कि इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने बताया कि स्टेट की सिक्योरिटी सिर्फ ट्रेडिशनली उसकी टेरिटरी को सिक्योर करने में नहीं है। ये कवर करती है कि जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स हैं, ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो, वो सारे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आते हैं। देन कुछ सजेशन हैं कि पाकिस्तान को कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। 5A में सजेशन फर्स्ट है 5A कि पाकिस्तान को सी पैक के साथ साथ B3W का पार्ट बनना चाहिए। देन इंडिया के साथ पीस को निगोशिएट करना चाहिए। देन 5C में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में अपना पॉलिसी है कि स्टेट के इंटरेस्ट फर्स्ट है उसको परसू करना चाहिए। देन पाकिस्तान को ये जो चीदा चीदा कंट्रीज हैं उनके तरफ नहीं रहना चाहिए, और भी जो पार्टनर्स हैं उनको सर्च करना चाहिए और उनके साथ अपनी डीलिंग्स करनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
That's a very nice and well-researched outline, Ali Raza. I appreciate your effort. और आपने बड़े अच्छे टाइम में इसको खत्म कर. That's nice. जी, does anybody have any question about this? वैसे तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आप बेशक चैट में भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पे. आप माइक ऑन करके क्वेश्चन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम. आपने बड़े अच्छे तरीके से वो असल में सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है. साथ आपने दिए हुए हैं रेफरेंसेस भी और सारी जो उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे पूरी ऐसे ही सामने आ गई है. जी, इट वाज वेल एक्सप्लेन्ड, नो क्वेश्चन, इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. गुड, सो यू आर गेटिंग a lot of appreciation from your attendees. ऑल राइट, मेरा ख्याल है हम इसको आगे चलते हैं और इसके अंदर कुछ मेन चीजें तो हमें इस टॉपिक की नजर आई गई है कि क्लियर जो लाइन ऑफ एक्शन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए वो भी नजर आ गई है और साथ ही साथ जो है वो हमें ये भी देख लिया कि उसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च जो है, काफी ज्यादा मटेरियल अली रजा ने जो है वो सर्च किया हुआ है. इनकी तीसरी स्टेटमेंट मैं जरा पढ़ के सुना दूंगा जो उन्होंने टाइम सेव करने के लिए गालिबन नहीं पढ़ी कि व्हाट ऑफ द टॉपिक एक्सपीरियंसिंग अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल एरेना, द वर्ल्ड इज अलाइनिंग इटसेल्फ टू न्यू नॉर्म्स. ये व्हाट ऑफ द टॉपिक. This compliance of world powers to new norms is the need of the hour, otherwise they will get out of the race. ये why of the topic था. और way forward है कि in the wake of this, Pakistan is also following global trends by diversifying its foreign policy. आमतौर पे हम 45 अपर लिमिट रखा करते हैं. In the wake of this, अगर आप 5 words ये खत्म कर दें लास्ट सेंटेंस में से तो आपकी लिमिट भी पूरी हो जाएगी और सेंटेंस को फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा. तो पाकिस्तान is also following global trends by diversifying its foreign policy. Okay, Very good thesis statement. Nice to the point. Okay, well done Ali Raza. Students, मैं यहाँ पे Ali Raza की presentation जो है इसको अब close करूँगा और okay, our next presenter is Shehzadi Talib और इनका outline last time भी बड़ी अच्छी थी. I will invite Shehzadi Talib to present her outline. Okay, our next presenter is Shehzadi Talib and I will share screen of her outline now. Shehzadi, it's over to you now. Sure. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. पहली वाली से थोड़ी मिलती जुलती है मेरी भी आउटलाइन, लेकिन I hope you will find few other perspective into it. It's about changing world order and foreign policy of Pakistan. First is the introduction, second is the nexus of changing world order and foreign policy of Pakistan. In 3A, actually, I have been discussing that how that world order is basically changing. It's basically reference is given the world is resenting towards the Hobbesian chaotic and violent phase. जब थॉमस हॉब्स ने अपनी थ्योरीज दी थी towards the state और ये गवर्नमेंट की, उसमें उसने कहा था कि in a natural state the world basically is without life would be solitary, poor, nasty and brutish and short. So that is what the thing is happening क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर हुई, उसके साथ इंक्रीजिंग टेंशंस हैं बिटवीन यूएस चाइना ओवर ताइवान. ये सारी बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं हाउ द यूएस इन्फ्लुएंस और द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हैज बीन डिकेइंग or fading away. Another, this was a statistic data because according to the Democratic organization or World Into Data organization as well, only 13% of the people are residing in 34 countries who have been classified living under liberal democracies. The rest are moving towards the populist or other autocratic natures. So that's how we can say that ideology of the liberal world order or the democratic world has been dying or receding.
in 3B, it's basically an economic concept. It's a revival of Keynesian model. That is the role of states in economies. Lord Maynard Keynes actually gives this concept that you cannot leave the markets open into the hands of the free market mantra that actually Adam Smith gave, that invisible hand will drive the markets towards the stability. But he was of the view that at certain point, state's role is important and state has to play. But it has been, and this again was argued by Robert Wade in his article East Asian States Governing the Market, Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. So he gave that example that how the role of state has been important, and it's clearly evident in the even post-COVID and during the COVID pandemic, that how China performed its economic indicators very well with respect to US. Why? Because the Chinese government was very involved in containing the virus and also steering the economy towards the right track or on the proper track. So it was also argued in the Diplomat titled article, Why China's Economy Keeps Booming Even After the COVID-19. In 3C, we have seen a very tactic kind of shift, that is from security alliances to economic alliances. For instance, if we analyze it from the perspective of that how US actually nurtured alliances during the Cold War and even after, was it basically it's in the international context it is called US Alliance System, and in China's perspective it is called China's Partnership Network, CPN. So Al Jazeera's report also quotes that how many US military bases are in 80 nations in the garb of democracy and bilateral relations. But if we move towards the current status, that how BRI actually was an economic alliance between the 65 countries, and to counter that, even that US has also devised this B3W for the trade development and infrastructure development. So this clearly shows that how the alliances nature has also been changing and has also been shifting. In 3D, it's about rise of minilateralism. Minilateralism is also a very peculiar concept of IR, the changing world order, because we have larger organizations like UN, we have regional organizations like ASEAN, but we have very minilateral mini organizations in which only 2, 3, or 4 countries have a very clear and open and mutual understanding about the contentious issues other than military even. So that has been seen about Quad, India, Japan, Australia, AUKUS, and I was recently reading an article when Joe Biden was visiting Middle East, Putin also visited Iran, and Turkey was also involved. So this is how this rise of minilateralism is improving and changing the world and steering the world towards another direction, or it's moving away from big goals, and because big goals have not been achieved so far. ASEAN की एक critique में ये लिखा हुआ था कि ASEAN ने although बहुत economic development की है, but there were many reasons कि ASEAN को एक successful या वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल इसलिए कोट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे और इश्यूज थे जो वो डील नहीं कर सके, तो ये मिनीलेटरल जो होती हैं ये इजीली अब कर सकती हैं. After that, we have global energy crisis. This is 3E, and it's all about the Russian gas and oil kind of crisis that has been happening. और उसमें भी shift आ गया कि चाइना ने जैसे अपनी increase किया Russian oil by 28%, इसी तरह इंडिया ने भी अपनी imports increase किए by 8-fold and more than last year. So this is how the Russians are moving from European to Asian. Oil is moving from European to Asian markets, and Germany has to be in energy crisis soon because IEA has issued a warning to it because of this shift in order. So in fourth, what kind of challenges are being in this changing world order Pakistan's foreign policy is being facing? So 4A, it is about that how Pakistan is being dragged between US-China rivalry,
It's by mistake I wrote it Michael. It's Mike Mullen, former US military chief. He has quoted, and you can read it. I think we have already distanced ourselves from Pakistan over the last decade, and Pakistan has more and more fallen under the umbrella of China. ये इन्होंने April 2022 में statement दी थी after that regime change conspiracy. After that, we have Afghanistan, 4B, in which we have seen that the Afghanistan episode has been kind of backlash Pakistan is receiving from both US and as well as from Afghan Taliban. The recent Afghan ministers basically quoted that drones are entering through Pakistan to Afghanistan. They use Pakistani airspace. We demand Pakistan stop the use of its airspace against us. And also in that same interview, Mike Mullen accused Pakistan, for instance, basically that interviewer asked that do you agree that Pakistan helped in Afghan Taliban? So they said they didn't even try to stop them. So that's how Pakistan is being on blame from both sides. Then US, India is being arch rival in 4C. We have seen that it has become net security provider for US in Indian Ocean, and it has been signing several agreements with the US as well as Russia has been its ally since its independence. In 4D, we have seen that Pakistan's neighbors have been all, unfortunately or fortunately, have been to the US kind of alliances or sanctions, Iran, Afghanistan, China, India, and that's why it's difficult to maintain different kind of foreign policy perspective in all of these different countries. So for we have that Pakistan has sustained US pressure while maintaining its independent foreign policy despite changing things. It's basically changed from most allied to most sanctioned friend. और इसमें प्रेसलर अमेंडमेंट भी थी और फिर ये नेटो स्प्लाइस वगैरह में जब मलिहा लोधी के इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान हैज रेजिस्टेड एंड पाकिस्तान हैज adopted an independent foreign policy, all those very pressures. So in 5A, I've given that how Pakistan can maximize its benefits. It's about increased regional connectivity, the same that actually the presenter also presented before me, railway tracks and other pipelines that Pakistan have been undergoing to establish with the Central Asian countries balanced relation with both China and ally, because we cannot, Pakistan should not align itself towards one. It should adopt the strategy of India, that how it has been balancing relations with Moscow and Washington. So independent stances regarding conflicts such as Ukraine or Middle East and Taiwan. So Pakistan should have, Pakistan has recently issued a statement related to Taiwan as well. That is very independent and very neutral kind of. And last one is the transition from geostrategic to geoeconomics, because it has to have a great potential for Pakistan. Pakistan should forget that how the things have been sold with other countries like China and India, despite their Ladakh episode they have a trade volume of like $79 in last 7 months of the 2022. So Pakistan can also have a great kind of trade potential with India and Iran as well. So that's how I concluded my presentation. I had actually so many facts to quote, and that's why it's a little bit difficult. Thank you. Thank you very much, Dadi. It is a very good, very well researched. वही बात कि आपने research काफी की है और इसके ऊपर हमें तकरीबन हर पैराग्राफ में ही रेफरेंसेस और वो नजर आ रहे हैं, एविडेंसेस. मैं देख रहा था पहले कि आपका जो रफ वर्क था उसके अंदर आपने जो इनके जो रेफरेंसेस थे वो भी देने की कोशिश की हुई थी. लेकिन एक चीज जरा इसमें मुझे थोड़ी परेशानी कर रही है कि क्या इतने ज्यादा पैराग्राफ्स में इतने ज्यादा रेफरेंसेस, ये तो ज्यादा जो है रिसर्च पेपर की तरह से नजर आएगा. सो मे बी किसी जगह पे आपको रेफरेंस अवॉइड करना पड़ेगा. और गो के हम हमेशा ये कहते हैं कि 9 से 10 पैराग्राफ्स के अंदर रेफरेंसेस दें, लेकिन यहाँ मुझे शायद आपको कहना पड़े कि शायद आपको रेफरेंसेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तकरीबन सारे ही पैराग्राफ्स के अंदर जो है रेफरेंसेस आ रहे हैं. लेकिन इट्स अ गुड थिंग. अगर तो ये 8-10 हो जाते हैं तो ठीक है. शायद रेफरेंसेस जो है वो वे फॉरवर्ड में नहीं आते. सर मैं ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट होती थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टॉपिक समटाइम्स ट्वीक होके डिफरेंट भी हो जाता है.
जी So I would have a kind of कुछ back में data होगा तो I would not put it into the real kind of original essay, लेकिन for my own sake I'll keep those. अच्छा, Thank you, sir. वेरी गुड, वेलकम जी। कौन बोलना चाह रहा था? सर मैं बोल रही थी बीनेश। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। नाम सर मैं लीजिए। ये पूछ रही थी कि क्या जो हम मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे आउटलाइन में, उसके फिर नीचे सब टॉपिक्स होते हैं, तो क्या हम सब टॉपिक्स में हर एक सब टॉपिक में रेफरेंस कोट करना जरूरी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग या थोड़ा आप वाली बात की रिसर्च पेपर टाइप नहीं हो जाएगा? ये आप ऐसे के मेथड पे चली गई हैं जो जिसके ऊपर नॉर्मली मैं बात नहीं किया करता इस मीटिंग में, लेकिन चूंकि आप नहीं आई हैं, इसके अंदर वही तो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं कि आपको इसको 8 से 10 रखने पड़ेंगे, उससे ज्यादा ना करें, ताकि जो है मसलन ये जो इनका 3A की पहली जो है ये गालबन बगैर रेफरेंस के भी चलेगी ये वाली, और ये वीडेम वाली और आर डेटा जो ही आप इस तरह की चीजें देते हैं तो फौरन आपको रेफरेंस जो है वो साथ देना पड़ता है। उसके बाद जो है इसमें तो दोनों के अंदर रेफरेंस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये जो है BRI 65 मेंबर कंट्रीज, यहाँ पे रेफरेंस नहीं चलेगा। सी के फर्स्ट जो इनका जो है। दूसरी बात ये होती है बिनिश के इसमें स्टूडेंट्स जैसे शहजादी ने एक्सप्लेन किया कि अपने लिए हम इतनी ज्यादा रेफरेंसेस और अपने लिए इतनी रिसर्च तैयार करके इसलिए रखते हैं कि अल्टीमेटली टॉपिक तो ये नहीं आना, टॉपिक तो स्लाइटली इससे डिफरेंट होगा, तो हम सारे टॉपिक पॉइंट्स यूज नहीं कर सकेंगे, और सारे पॉइंट्स जब हम यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ इसमें से छांटी जो है वो हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए स्टूडेंट्स मैक्सिमम तैयारी करते हैं ताकि उस वक्त जितना भी याद रह जाए और जितनी भी चीजें अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक लिखी जा सकें तो उनके लिए तो उनके पास मटेरियल मौजूद हो। इसलिए मैं ज्यादा करेक्ट नहीं करता इस चीज को यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। Anybody else with any more questions? Okay, the next presenter would be Shahswar Zafar. Without taking any more time, we will move into that. Thank you. The next presenter is Shahswar Zafar. I will share the screen for his outline now. Ji Shahswar, it's over to you now. जी सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी डियर मेंबर, मेरी जैसे सर ने अभी मेंशन किया कि मेरी आउटलाइन का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। वो इस तरह के जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसको मैंने ओवरव्यू पैराग्राफ में लिखा है, और बाकी मेरे जो दो मेन आर्गुमेंट हैं, एक इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान एंड वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, उनको मैंने पूरा टॉपिक एज अ होल लेके उसमें रखा है। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इन दोनों को इकट्ठा टारगेट किया है। अच्छा, अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। थीसिस स्टेटमेंट में बेसिकली एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये जो IR के स्टूडेंट्स हैं वो शायद इससे वाकिफ होंगे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिया गया है, जिसमें पोस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में एक प्रिडिक्शन की गई थी। तो उनको मैंने रेफरेंस बना के बताया है कि कैसे जो है ट्रांजिशन हो रही है वर्ल्ड की फ्रॉम यूनि टू मल्टीपोलैरिटी, और इसकी क्या वजह है, और पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए। हमें सबके साथ डेफिनेटली अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। इसके बाद मेरा ओवरव्यू पैराग्राफ है जिसमें मैंने जस्ट 3 कंट्रीज से रिलेटेड बताया है कि ये यूनिपोलैरिटी से वर्ल्ड, जो यूनिपोलर में पहली अमेरिकन हेजीमनी थी, वहां से हम मल्टीपोलैरिटी में कैसे जा रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल रशिया की है, यूक्रेन की वॉर में। आर्गुमेंट तो बेतहाशा हैं, लेकिन सिर्फ ये जो आखिरी लेटेस्ट इवेंट है उनको जिक्र किया गया है। चाइना की हेजीमनी है इंडियन पैसिफिक ओशन में, पर्टिकुलरली ये जो साउथ चाइना सी है। आपकी आवाज कम होती जा रही है शहसवार। जी सर, आई टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, उसके अलावा इंडिया में जो है अभी लास्ट वीक एक न्यूज आई थी कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट नेशन है बाय GDP वॉल्यूम। तो ये 3 ऐसे मैनिफेस्टेशन है कि जहां से हमें पता चलता है कि अभी दुनिया काफी हद तक मल्टीपोलैरिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के जो UK वॉर एनालिस्ट थे, उनका ये कहना है कि 21st सेंचुरी जो है
वो इंडियन ओशन की सेंचुरी होगी। लाइक हमने देखा है कि जो वर्ल्ड वार जितनी भी हुई है 20th सेंचुरी में, वो सारी पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द होती रही है, और जो प्रीसीडिंग सेंचुरी थी 18th सेंचुरी, वो तकरीबन तमाम की तमाम अटलांटिक ओशन के दरमियान उसमें चेंजेस आते रही हैं। लाइक वाइज जो 21st सेंचुरी है जिसमें अभी हम रह रहे हैं, वो कम्प्लीटली इंडियन ओशन के अराउंड उसकी कहानी होगी। तो हम जी हम मेन इम्प्लीकेशन पे आते हैं कि जो यहाँ तक हमने स्टैब्लिश कर लिया कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अब पाकिस्तान पे इसके क्या इम्प्लीकेशन हैं, यानी कि इमीडिएटली इसके पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं या नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, और हमें करना क्या चाहिए उस पे। सबसे पहले जो काम होने वाला है वो ये है कि हमें अपनी जो बेस है एनर्जी नीड्स की, उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो कंट्री हैं जो अपनी मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें सबसे मेन हमारी एनर्जी नीड्स है। एनर्जी को हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम अपना जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके लिए भी हमें रिक्वायर्ड होता है। तो वो 70% हमें मिडिल ईस्ट से आ रहा है। उसमें भी बात करें तो मोर देन 70% का जो मोर देन हाफ है वो यूएई से है, और रिमेनिंग केएसए से है। तो हमें मालूम है कि इनकी एक वर्ल्ड पावर के साथ एफिलिएशन है। जब हमारे उस वर्ल्ड पावर के साथ रिलेशन स्ट्रेन होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कट हमें एक्सपेक्टेड है आने का। तो इस इन द वेक ऑफ दिस हमें इसको ऐसे डाइवर्सिफाई करना है कि हमारी सप्लाई जो है, कंटिन्यूटी सप्लाई चेन की, वो इंश्योर हो। इसके अलावा जो हमें एक और मेन सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट होने जा रहा है वो रिलीजियस और सेक्टेरियन पॉपुलेशन की वजह से है। उसमें हमारी कंट्री हमें मालूम है कि मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन उस मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर दो सेक्ट जो हैं डोमिनेंट हैं, शिया एंड सुन्नी। तो उनकी भी पॉपुलेशन इतनी सिग्निफिकेंट है कि हमें उसको अकाउंट पर लेना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में खास तौर पे। और अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से न्यूट्रल कोई भी नहीं है। आइदर वो एक कंट्री वर्ल्ड पावर है, इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो आइदर वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं लाइक इंडिया, या वो उनकी किसी न किसी के साथ एफिलिएशन है जैसे अफगानिस्तान या ईरान है। तो इस हवाले से हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा कि हम अपना जो फर्दर जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं वो बाकी हमारे जो 5 नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको किस तरह इफेक्ट करने लगा है। उसके बाद हमें मिलिट्री डेवलपमेंट अपनी डिपेंडेंस यूएस के ऊपर कम करनी है। उसकी दो मेन जो देखने में आए हैं वाकयात वो ये हैं कि एक तो हमारा F-16 एयरक्राफ्ट है, वो हम अमेरिका से लेते हैं, मतलब लेते थे 1990 तक हम वहाँ से लेते रहे हैं। तो उनका मेन कंट्रोल अभी भी अमेरिका के हाथ में होता है। तो जब तक हम अमेरिका से हमारे रिलेशन ट्रेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने इस पे काम शुरू किया। JF-17 थंडर हमने चाइनीज कोलैबोरेशन से बनाया है। उसके अलावा लास्ट ईयर हमने एक व्हाट्सएप हैक करने वाला एक वो एंटीवायरस सॉरी वायरस है, उसका नाम सुना है पेगासस, जो कि इसराइल मेड है। तो इन चीज़ों पे भी हमें जो सिक्योरिटी हमारा साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी हमें किसी और कंट्री पे, या अगर बेस्ट सोल्यूशन है कि हम खुद उसको डेवलप कर लें इंडिजीनियस, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर हमें एक ऐसी नेशन भी चाहिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करे। एक तो इन जनरल, क्योंकि अभी हमारे वो कंप्लीट वसाइल नहीं है कि हम अपने आप को खुद डेवलप कर सकें। और उसके अलावा पर्टिकुलरली ये जो फ्लड के बाद हमने देखा है, फ्लड के बाद अभी भी चलें वो टाइम नहीं आया, लेकिन इनकरीब आने वाला है कि हमें मैसिव स्केल पे रिहेबिलिटेशन शुरू करना है। तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होगी। और हमने देखा है कि जो पहले कंट्रीज हमारी हेल्प किया करते थे वो अब इतना इनकरेजिंग उनका वो रिस्पांस नहीं है, वेलकमिंग रिस्पांस उनका नहीं आया इस दफ़ा। उसके अलावा हमें इस्लामोफोबिया एंड रेडिकलाइजेशन पे भी वर्कआउट करना है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन पॉलिसी हम बनाते हैं या कोई भी कंट्री बनाता है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है उसके डोमेस्टिक इशू का। डोमेस्टिक इशू हमने देखा है कि हमारा रिलीजियसली चार्ज नेशन है, और हमारी मेजोरिटी भी यूथ है। यूथ में वैसे थोड़ा वो होता है, इमोशनलिज्म ज़्यादा पाई जाती है। तो हम कोई भी डिसीजन जो लेते हैं तो पास्ट में हमने देखा है वो बहुत बुरी तरह हमारी कंट्री को इफेक्ट करता रहा है। तो इस चीज़ को हमने अकाउंट फॉर करना है कि हमारे जो एक शिया मेजोरिटी कंट्री हमारे नेबर में है, एक सुन्नी मेजोरिटी है, तो हमने उनके साथ किस डायनामिक्स में रिलेशन को लेकर जाना है। फिर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा इशू हमारी कश्मीर कॉज का है, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर हैं, जिनमें से एक हमेशा हमें वीटो करता रहा है, और आजकल हम उन्हीं के साथ अपनी रिलेशन रीडिफाइन करने जा रहे हैं, रशिया। जबकि अमेरिका हर मौके पे हमें सपोर्ट करता रहा है, एटलीस्ट वीटो की हद तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन उनके साथ अब हमारी रिलेशन वो नहीं है। और जो हमारे मुखालिफ हैं कश्मीर कॉज पे, उनके साथ इनके बेहतर रिलेशन डेवलप हो रहे हैं।
तो हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि ऐसा कंट्री हमारे साथ रहे अच्छे ताल्लुकात में, जिनके पास वीटो पावर है, ताकि हम कश्मीर कॉज को लूज ना करें। उसके अलावा टेररिज्म का एक बहुत बड़ा थ्रेट हमारे कंट्री में शुरू से है, और अभी भी कम कह सकते हैं लेकिन ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जब से ये वैक्यूम क्रिएट हुआ अफगानिस्तान में, फॉलोड बाय द विथड्रॉल ऑफ यूएस एंड नेटो अलाइड फोर्सेस, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो वैक्यूम आया कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है उसके साथ। और जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, अब ऑल दो ये वही गवर्नमेंट है जो पहले भी एक दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन इस दफ़ा हमारी रिलेशन उस तरह से नहीं है जो पहले हमने एंजॉय किया है, क्योंकि हमने 2 रिलीजियस अपने वफद भी भेजे हैं, लेकिन उनकी वो बात नहीं बन सकी। तो यहाँ पे हम चाइना के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें और जो चाइना को एक कॉमन इशू है। चाइना को ETIP कहते हैं या ETIM, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिनको वो टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये टेररिज्म का खतरा उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, मुश्तरक है ये। तो यहाँ पे हम चाइना के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो हमारे हॉस्टाइल फ्रंटियर्स हैं, जो पहले हमारे पास्ट के डिसीजन की वजह से अभी तक हमारे रिलेशन उनके साथ ठीक नहीं हो सके, लाइक इंडिया की बात करें तो वहाँ हमारा एक स्ट्रेटेजिक कल्चर ऐसे डेवलप हुआ है कि हम वो कोई अच्छा काम भी करें तो हम उसको डाउटफुल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लाइक वाइज ईरान के साथ है, क्योंकि हमारी मेजोरिटी जैसे पहले डिस्कस हुआ कि 85 to 90% दूसरे सेक्ट से बिलोंग करती है। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे हमारे हर डिसीजन का आता रहा है। जब हमने तालिबान को सपोर्ट किया बैक इन 1995 वाली गवर्नमेंट में, तब भी बहुत बैकलैश हमें वहाँ से देखना पड़ा। और इवन आज तक जब हमने TAPI तापी की जो पाइपलाइन हमने अमेरिकन प्रेशर में कैंसिल की, तो वो भी हमें सवेयर बैकलैश का सामना करना पड़ा ईरान से। लाइक वाइज सऊदी अरब है, या हम तालिबान रिजीम अभी जो आया उसको प्रो सुन्नी को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी हमें अगेन बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आवाज ये बहुत लो होगी ईशाश्वर, बहुत लो होगी, मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। जी सर, अभी बेहतर है? बेहतर तो होती है लेकिन फिर लो हो जाती है ना, जैसे लास्ट टाइम भी मसला आ रहा था मुसलसल। जी सर, मैं भी ध्यान रखता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारी जो टॉपिक है जिसपे हमारा हमारा जो कंसर्न है वो है कि हम ये तो इश्यूज तो हो गए हम, लेकिन वे फॉरवर्ड हमारा क्या होगा कि हम फुल पोटेंशियल अपना रीप कर सकें, प्रोवाइडेड आवर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड अवर जो बाकी हमारे नेचुरल एसेट्स हैं उनको सामने रखते हुए। सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरी है, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में बल्कि हर जगह, वो हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। ये जो IR से रिलेटेड या फॉरेन इश्यूज को फॉलो करते हैं वो शायद बेहतर बता सकते हैं कि लास्ट 74 ईयर में हमने 7 टाइम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन किया। और ये रीअलाइन इस तरह से है कि माइनर स्केल पे नहीं, बहुत मेजर स्केल पे है। लाइक अप टू 1953 हम नॉन अलाइन थे, फिर अगले 9 साल के लिए हम वेस्ट के साथ अलाइन हो गए, फिर 1962 से 71 हम दोबारा चाइना की तरफ हो गए। इस तरह अप टू आज तक हम देखें तो हम 7 टाइम रीअलाइन हो चुके हैं। हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमने किस साइड पे जाना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान है, तो सबसे पहले हमें वो ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, वहां से हमें इकोनॉमिक स्टेट पे जाना है, जिनको जो पहले 2 मेंबर्स आए हैं उन्होंने जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक के नाम से इसको बताया है कि हमें इंडिया के साथ सबसे पहले ट्रेड अपना रिज्यूम करना है। पर्टिकुलरली अभी हमने देखा कि हमारा काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से UAE जाती हैं, UAE से हम मंगवाते हैं। एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट है अगर हम डायरेक्ट इंडिया से मंगवा लें, और दूसरा हमारे हालात भी बेहतर होंगे, क्योंकि जो कंट्रीज गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो कभी बुलेट एक्सचेंज नहीं करते। ये वॉइस कम तो होगी। जी, आई रिपीट अगेन कि जो कंट्रीज गुड्स को ट्रेड वगैरह करते हैं वो कभी बुलेट को एक्सचेंज नहीं करते। तो जो जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली हमें उनके साथ ट्रेड को फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे उनसे बाकी टर्म्स वगैरह अच्छे हों, और हमारा एक जो लार्ज अमाउंट वहाँ पे हमारी मिलिट्री बजट में जाती है वो हम सेव कर सकें। उसके अलावा हमें तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, पर्टिकुलरली जो नेबर्स हैं और रिसोर्स रिच हैं। ये तो बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 40 में भी कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि हमारे सब कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि एक फेमस मूवी का डायलॉग है, यू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ एनर्जी, यू कंट्रोल द फ्यूचर। तो ऑल तो अब एनर्जी से ये डाटा चेंज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक उस तरह से डिमिनिश नहीं हुई, अभी भी एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर हम इन कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखते हैं जो एनर्जी रिच हैं, तो हमें एटलीस्ट अपनी कंटिन्यूटी का यकीन होगा कि हालात जैसे भी हों हमें हमारी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी के ऊपर पूरे मुल्क की बुनियादें खड़ी है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, सब कुछ।
फिर पॉइंट डी है वे फॉरवर्ड में कि हमें ऑफेंसिव ब्लॉक से एब्सटेन करना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री पे नज़र लगाएं तो सीटो सेंटो जो हमने ज्वाइन किया वो तो चलें शॉर्ट लिव थे, बाद में ख़त्म हो गए, लेकिन नॉन नेटो अलाई का जो स्टेटस है और उसकी वजह से हम वॉर ऑन टेरर पे गए, तो उसने एक ऐसा स्ट्रेन हमारे इमेज पे डाल दिया है और हमारा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्रेडिबिलिटी तो इफेक्ट हुई है कि अभी तक हम वहाँ से रिकवर नहीं कर पाए। इवन आफ्टर मोर देन 40 to 30 ईयर्स हो गए हैं ये अफगान इन्वेजन को। उसके अलावा ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की लाइंस हैं उनको हमने ट्रेडिशनल जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ से हमने हटा के हमने एक नई मॉडर्न डायनामिक लाइंस पे लेके आना जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है और स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब तक हम हार्ड स्टांस पे जाएंगे पर्टिकुलरली फ्रेंडली नेशन के साथ, जैसे अभी हमने एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर से हमने बहुत राइजिड स्टांस हमें देखने को मिल रहा है एब्सोल्युटली नॉट वाला, जबकि अक्सरियत का कहना है कि ऐसे कुछ रियलिटी में है नहीं, एब्सोल्युटली नॉट का कोई रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता। उसके अलावा हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी हमारी पंजाब बेस्ड रिलीजियस पार्टी है जिनके इन्फ्लुएंस में आके हम करने लगे थे, फ्रेंच एम्बेसडर को ऑस्ट करने लगे थे। तो ये भी डेवलप नेशन में बहुत बुरा तस्वर किया जाता है और इवन हमारे इस्लामी कवानीन के भी खिलाफ है कि किसी एम्बेसडर के साथ ऐसा करें, क्योंकि एम्बेसडर और नेशन मेरे ख्याल में उस तरह का रिलेशन नहीं बनता। इसी तरह जो बैंड आउटफिट्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने बैन डिक्लेयर किया, जैसे लश्कर जंगवी है, जमात उद दावा है, ये मैं सिर्फ उनके नाम ले रहा हूँ जिनको डिक्लेयर किया गया कि ये टेररिस्ट हैं, तो उनको हमें पब्लिकली सपोर्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे इमेज को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। और इमेज से रिलेटेड हमारी जितने भी कॉज हैं, कश्मीर की कॉज है या बाकी भी जो हमारे इश्यूज हैं, एक हम आगे भी देखेंगे। फिर हमें अपने कंट्री की सॉफ्ट इमेज को सपोर्ट करना है और इसका बहुत बड़ा हमारे पास बेनिफिट है। हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है और उसमें भी दुनिया के जो कदीम तरीन मजहब हैं उनका टूरिज्म हमारे पास मौजूद है, लाइक ये करतारपुर हमने इनाग्रेट किया है। इस तरह अनगिनत हमारे बुद्धिज्म के भी है केपी में फैले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, जिनको हम थोड़ा सा अगर हम वहाँ पे फोकस करें, उनको रेनोवेट करें, दुनिया के सामने रखें तो हमारा बहुत अच्छा इमेज जा सकता है। फिर अक्सर हमने देखा कि जो जर्मन एम्बेसडर हैं या इवन यूके हाई काउंसलर है, ये इस्लामाबाद वगैरह के अंदर जहाँ पे ये बेस्ड हैं, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं कि पब्लिक जो लोकल पब्लिक है यहाँ से वो इनके साथ इन टच होती है। लाइक वो मार्गला हिल्स पे वीकली लेके जाया करते थे एक्सपीडिशन बना के हमारे लोकल जो पॉपुलेशन है। इस तरह साइकिलिंग के कंपटीशन करवाते हैं, मैराथन साइकिलिंग का, क्लीनिनेस के क्लीनिंग की ड्राइव्स वगैरह होती हैं इस्लामाबाद में। तो ये बेसिकली आपकी कंट्री का बहुत अच्छा इमेज लोकल्स के माइंड में वो बना देता है कि ये कंट्री में ऐसी हेल्थ या फ्रूटफुल एक्टिविटीज हो रही हैं। फिर हम अपना कल्चरल प्रमोशन कर सकते हैं बाहर जो हमारी एम्बेसीज हैं उनके थ्रू, आल तो करते भी हैं लेकिन फर्दर इसको बहुत अपस्केल करने की जरूरत है। मेरी मीटिंग कनेक्ट हुई है डंगर है जी मैम प्लीज। नहीं क्लास जी अच्छा, हमारा लास्ट पॉइंट है वे फॉरवर्ड में कि ग्लोबल वार्मिंग की कॉज को हमें स्पीयर हेड करना चाहिए, क्योंकि ये वो इशू है जो हम कंट्रीब्यूट जिसमें हम सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हम अपना लास्ट पॉइंट अभी देखते हैं कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज है इसको स्पीयर हेड करना है। इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं, एक तो हमें लीडरशिप का मौका मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, और दूसरा हम अपना जो नुकसान हुआ है ये भी आइंदा आने वाले सालों में बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऐसा इशू है जिसमें कंट्रीब्यूट हमारा सबसे कम है लेकिन इफेक्ट हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आ रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। That's a very nice outline, Shaswar. Thank you for researching so much. थैंक यू वेरी मच सर। वही बात कि उसका ये जो है इनका जो मुझे जो अच्छी चीज लगी है कि शाहसवार की जो आउटलाइन है ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो बाकी लोगों की जो है, और हर शख्स की जो है प्रेजेंटेशन और जो रिसर्च है वो बड़ी मुख्तलिफ है एक दूसरे से। मसलन इनके मुझे सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट लगे और बड़े डिफरेंट अप्रोच और बड़े डिफरेंट एंगल से आपने सारे को देखा है, तो इससे यकीनन हमारे देखने वालों को और स्टूडेंट्स को बहुत सी नई चीजें जो है वो मिली हैं उसमें। हाँ, वॉइस का मसला आ रहा है शायद, ये दूसरी मीटिंग है, अब स्टूडेंट भी शिकायत कर रहे हैं कि ये मसला चल रहा है। एनी हाउ ये सॉल्व कर लेंगे इसको आइंदा इंशाल्लाह। तो डेटा बहुत अच्छा है, रिसर्च बहुत अच्छी, और आपका जो है वो यकीनन स्टूडेंट्स को काफी वाइड पर्सपेक्टिव जो है मिला है अब इस टॉपिक के ऊपर।
आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा, वरना हम नेक्स्ट जो है वो मूव करें। सर मुझे इनके ऐसे में ये लगा है कि जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक पूरा पोर्शन है ऐसे का, जी, तो इन्होंने उसको एक सिर्फ एक पैराग्राफ में कन्फाइन कर दिया, तो ये सर इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? इन्होंने एक्चुअली हर पैराग्राफ में उसको एड्रेस किया है ना। 3 में हर पैराग्राफ में जो है वो आ रहा है, राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न, डाइवर्सिफाइंग बेस फॉर मीटिंग, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, फाइंडिंग अ पार्टनर नेशन टू फाइनेंस। और जी किसी हद तक तुम्हारी बात ठीक है अली रजा कि 3 के अंदर जो है वो, नहीं 3 में नहीं 3 यस, कि उसका जो है वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को उस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया जितना कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाकायदा जो है वो आ सकता था। और बल्कि उसमें जो है वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है किस तरह चेंज होनी चाहिए उसके ऊपर ज्यादातर जो है वो डिपेंड किया गया है। यू आर राइट। जी दानिश का है कि क्वाइट डिफरेंट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द जियो इकोनॉमिक्स एंड आईआर ही ट्राइड टू टच मल्टीपल डायमेंशंस लाइक रिलीजियस रेडिकलिज्म, बिल्कुल ये बिल्कुल एंटायरली नया एस्पेक्ट था, हॉस्टाइल नेबरहुड, क्लाइमेट चेंज, और इन सब चीजों को इन्होंने जो एड्रेस किया, दानिश अली पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी एविडेंस की अली रजा को सेकंड करते हैं दानिश, और इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं शायद थोड़ा सा, लेकिन वो जैसे कह रहे हैं ना कि हम मल्टीपोलैरिटी को जो है वो ऑलरेडी मैं एक पैराग्राफ में जो है वो डील कर लूंगा, और अली रजा का ख्याल है कि ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए क्योंकि टॉपिक हमारा आधा जो है वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, तो वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करना शायद थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है शाहसवार, जी सर एग्जैक्टली सर, एक क्वेश्चन है मेरा। ऊंची बोलिएगा जरा जी। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर पे पूरा एक अलग से हम जो पैराग्राफ नहीं, पूरी एक मेन हेडिंग दे देते हैं, तो ओवरव्यू पैराग्राफ में हम क्या देंगे? ओवरव्यू पैराग्राफ आप एक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू पैराग्राफ की जो है वो कुछ ठीक नहीं है। ओवरव्यू पैराग्राफ का जो एक्चुअल काम होता है, ये एक्चुअली क्रंच पैराग्राफ जो है, इसका काम सिर्फ टॉपिक को डिफाइन करना है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं, सिर्फ इतना सा 100 to 120 वर्ड्स के अंदर ये देना होता है यहाँ। लेकिन चूंकि आप ओवरव्यू उसको कहते हैं, सो इसके अंदर इससे ऐसे का काम लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये इस पैराग्राफ का ये काम ही होता है एक्चुअली। इसका काम जो है वो सिर्फ इतना है कि समझाए कि टॉपिक क्या है, कि किस तरह से किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के को चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक जो है वो ढालना पड़ता है, नेसेसिटी क्या है, व्हाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम चल के तो एक पूरी हेडिंग एक अलग बनाएंगे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसके अंदर 3-4 पॉइंट्स में चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर करेंगे, और फिर उसके बाद कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, बिल्कुल ठीक है आपका, और फिर ये कि पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड जो है उसके अंदर क्या है। जी सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। ओके जी, हम यहाँ पे ये वाला पार्ट अब खत्म करते हैं शाहसवार वाला, और नेक्स्ट